नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में आपका स्वागत है। हमने क्लास 6 की अध्याय 1 कर लिया था, क्या कब कहाँ और कैसे। हम आज चलते हैं अपने अध्याय 2 पर, आरंभिक मानव की खोज। तुषार एक विद्यार्थी है जो कि रेल की यात्रा कर रहा है। तो उसके उसके कुछ सवाल हैं और उसके सवाल से जुड़ी इस चैप्टर में हम कुछ बातों का गौर करेंगे, ध्यान देंगे और उसे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। ठीक है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी उसे उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत खलिहान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो इसके बहुत दशक बाद है, मतलब बहुत बाद है, पहले रेल का निर्माण हो गया था। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा नहीं करते थे। तुषार सोचने लगा कि अगर 150 साल पहले ही ट्रेन आया और हम तो बहुत, मतलब मानव बहुत पहले से हैं, हजारों सालों से हैं, तो 150 सालों पहले से वे किस चीज़ से यात्रा करते होंगे। ये क्वेश्चन उसके दिमाग में आ गया और उसने पूछा कि क्या ऐसा होता था। तो उसके चाचा ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता था। चैप्टर में आते हैं हम, आरंभिक मानव। आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, क्या जरूरत पड़ती थी आरंभिक मानव, शुरुआती दौर के मानव को इधर उधर घूमने की। तो हम उसे पढ़ते हैं। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें अकेठक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। यानी कि वो अपने भोजन का इंतजाम शिकार करके करते थे या खाद्य संग्रह करके करते थे। तो इसी हिसाब से उनका नाम भी इसी तरीके से पड़ गया कि ये तो आकेटक होंगे या तो खाद्य संग्राहक होंगे, मतलब खाद्य संग्रह करके अपना भोजन बसर करते होंगे। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। पुराने लोग जो थे, खाने के लिए आमतौर पर जंगली जानवरों का शिकार किया करते थे। मछलियाँ और चिड़िया पकड़ते थे। फल मूल, दाने, पौधे, पेड़ पत्ते, अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये सारे काम पुराने लोग अपने खाने के लिए इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, शिकार करते थे, मछली चिड़िया ये सब पकड़ते थे और इन सब से अपना पेट भरते थे। हमारे उपमहाद्वीप जैसे गर्म देश में पेड़ पौधे का अनगिनत प्रजाति मिलती है। हमारे उपमहाद्वीप मतलब बोला जा रहा है हमारे भारत में, हमारे देश में पेड़ पौधे की अनगिनत जातियां मिलती है। हम देखते हैं कि हाँ, हमारे सामने जो भी पेड़ है, अलग अलग तरीके के पेड़ पाए जाते हैं। तो ऐसे इसलिए पेड़ पौधे से मिलने वाली खाद्य पदार्थ भोजन के अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत थे। और इसी कारण से पेड़ पौधे से जो खाद्य पदार्थ मिलती थी वो भोजन का हमारे एक महत्वपूर्ण या मुख्य स्रोत भी कहा जा सकता है। लेकिन यह सब कर पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ऐसा कई ऐसे कई जानवर हैं जो हमसे ज़्यादा तेज भाग सकते हैं और बहुत से जानवर हमसे ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। जानवरों के शिकार, चिड़िया या मछलियाँ पकड़ने के लिए बड़ा सतर्क, जागरूक और तेज होना पड़ता है। पेड़ पौधे से खाना जुटाने के लिए यह जानना जरूरी होता है कि कौन से पेड़ पौधे खाने योग्य होते हैं, क्योंकि कई तरह के पेड़ पौधे विषैले होते हैं। साथ ही फलों के पकने के समय की जानकारी भी जरूरी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम ही सबसे महान या फिर सबसे तेज या फिर सबसे ताकतवर जीव रहे हैं। हमारे बजाय बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो हमसे बहुत
मजबूत हैं, या फिर अ, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हमसे तेज भाग सकते हैं, लेकिन फिर भी हम एक सतर्कता से, एक जागरूकता से उनसे तेज बनते हैं और उनका शिकार करते हैं और अपना जीवन बसर करते हैं। और जैसे कि अगर पेड़ पौधों की बात किया जाए तो पेड़ पौधों में खाने लायक बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उसमें विषैली भी होती हैं, तो इनका भी हमें पता लगाना होता है कि हाँ, कौन से पेड़ खाने लायक हैं और कौन से पेड़ पौधे खाने लायक नहीं हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग के एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहने के पीछे कम से कम 4 कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों और जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। अगर कोई एक ही जगह पे रहेगा तो जाहिर सी बात है, वहाँ की सारी चीज़ों को खा पी कर समाप्त ही कर देगा। अगर उसको बढ़ाए नहीं, उसको बढ़ाने का तरीका उसे पता न हो तो। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। भोजन की तलाश में दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था पुराने लोगों को। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। ठीक है, ये भी एक कारण है। और तीसरा कारण यह है कि पेड़ और पौधे में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। पेड़ पौधे में भी जो होते हैं उनमें फल फूल किसी में ठंडी में आता है, किसी में गर्मी के दिनों में आते हैं, और जगह जगह पे अलग अलग जगह पे पाए जाते हैं, तो उसके कारण से भी लोग उसके फल मूंद के लिए अलग अलग जगहों पे घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता है, और पानी झील, झरने तथा नदी में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलें और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलें और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। इसके अलावा लोग अपने नाते रिश्तेदारे या मित्रों से मिलने भी जाया करते होंगे, जहाँ यह स्मरण रखना जरूरी है कि ये सभी लोग पैदल यात्रा किया करते थे। अब बात आ रही है कि या तो खाने के लिए जाते होंगे, या फिर पानी के लिए भी एक जगह से दूसरी जगह जाते होंगे, या फिर उनके रिश्तेदार वगैरह से मिलने जुलने के लिए भी एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। और इन सभी चीज़ों में ये बात ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है कि उस समय हमारे पास वैसी कोई साधन नहीं थी, हम जहाँ जाते थे पैदल ही जाया करते थे, क्योंकि किसी चीज़ का निर्माण नहीं हुआ था। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आते हैं, आरंभिक मानव के बारे में जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हों। इनमें से पत्थरों और औजार आज भी बचे हैं। यहाँ पत्थरों और औजारों से कुछ उपयोग बताए गए हैं। ऐसे काम की एक सूची बनाओ। ये कुछ सवाल है छोटे छोटे, जिन्हें आप खुद से देख के सॉल्व करें। हम आगे अपने टॉपिक पे चलते हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ पत्थर दिए गए हैं। इनमें से कुछ पत्थर, अलग अलग पत्थर के अलग अलग यूज हैं। कुछ से जानवरों के छाल निकाले जाते थे, कुछ से
काटा जाता था या फिर शिकार किया जाता था। अलग अलग तरीके के अलग अलग पत्थर हैं। कुछ के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। बताया जा रहा है कि हमें पुराने ज़माने के बहुत सारे तरीके के पत्थर प्राप्त हुए हैं और अलग अलग तरीके के पत्थर अलग अलग यूज में आते थे। जैसे कि मान लीजिए कि इस तरीके के पत्थर हैं, तो इस तरीके के पत्थर हैं तो इस तरीके के पत्थरों से भाले या तीर बनाए जाते होंगे, क्योंकि शिकार आसानी से हो जाए और ये नुकीला भाग शिकार को मारने में मदद करे। और भी बहुत सारे पत्थर अलग अलग तरीके से अलग अलग उपयोग में लिए जाते होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे कुछ कंटेंट दिया हुआ है, जैसे कि पत्थर से बने औजार। पत्थर से बने औजार में ये पत्थरों से बने प्राचीनतम औजार हैं। ये इन सारी पत्थरों की बात हो जा रही है। इन्हें कई हजार साल बाद बनाया गया। यानी कि शुरुआती दौर में पत्थर भी लोगों को बनाने नहीं आता था, पत्थर का भी औजार बनाने नहीं आता था। ये भी सीखने में लोगों ने बहुत साल बाद सीखा है इस चीज को कि पत्थर से भी औजार बनाए जा सकते हैं। इन्हें और बाद में बनाया गया। इन्हें लगभग 10,000 साल पहले बनाया गया था और ये गुटिका मतलब प्राकृतिक पत्थर है। ठीक है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था और दाएं में जो पत्थर है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ऐसे पत्थरों से जड़ खोदा जाता था और ऐसे पत्थरों से खाल को सिल के कपड़ा वगैरह बनाया जाता होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रहने की जगह निर्धारित करना। अब रहने की जगह कैसे निर्धारित होती थी? लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्रह के होने के प्रमाण मिले हैं। मतलब खाद्य संग्रह होते थे ऐसे ऐसे जगह पे जहां जहां लाल त्रिकोण बनाया गया है, हम देखेंगे मैप में अभी। इसके अलावा भी और कई स्थान पर आखेटक खाद्य संग्रह करते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान को ही चिन्हित किया गया है। कई पुरास्थल नदियां और झीलों के किनारे पर पाए गए हैं। इन जगहों पे जहाँ जहाँ लाल त्रिकोण है वहाँ आखेटक खाद्य संग्रह को होने का प्रमाण मिला है। मतलब वहाँ पे उनकी खाद्य संग्रह की जगहें मिली हैं या फिर कुछ वैसे खाद मिले हैं या फिर जले भुने खाद मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ पे खाद्य संग्रह किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। चूंकि पत्थरों के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सके। जहां लोग पत्थरों और औजारों जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थलों को उद्योग स्थल कहते हैं। जहां लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थानों को उद्योग स्थल कहते हैं। हमें इन उद्योग स्थलों के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आमतौर पर हमें ऐसी जगहों पर पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं और ऐसे उपकरण मिलते हैं जिन्हें लोग इन स्थलों पर छोड़ गए होंगे क्योंकि वे ठीक नहीं बने होंगे। साथ ही औजार बनाने के बाद पत्थरों के टूटे फूटे टुकड़े भी इन स्थलों पर मिलते हैं। कभी कभी लोग इन स्थलों पर कुछ ज्यादा समय तक रहा करते थे। ऐसे स्थलों को आवासीय और उद्योग स्थल भी कहते हैं। ज्यादातर लोग जहाँ पे पत्थर मिलते थे वहां रहते थे क्योंकि पत्थरों से वो लोग अपना हथियार बनाते थे। तो जहाँ पत्थर रहेंगे वहीं पे रहते थे कि आसानी से हथियार बनाया जा सके। ठीक है, अब आते हैं पुरास्थल।
पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे उन्हें वहीं छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में भी बताया जाएगा। ये कुछ पुरास्थल मिले हैं जहाँ पे पुराने औजार मिले हैं पत्थरों के। लोग वहाँ औजार अपना छोड़ देते थे, कहीं कहीं दूर कहीं जाते थे तो वो पत्थरों को कैरी नहीं करते थे, वहीं पे छोड़ देते थे और आगे बढ़ जाते थे। तो ये पत्थर जो है जमीन के ऊपर भी मिले हैं, अंदर भी मिले हैं, जमीन के अंदर भी मिले हैं, समुद्र में मिले हैं और नदी के तल में भी मिले हैं। पाषाण औजार का निर्माण। पाषाण उपकरणों को प्रायः दो तरीके से बनाया जाता था। पाषाण उपकरण को दो तरीकों से बनाया जाता था। पहला, पत्थर से पत्थर को टकराना, यानी जिस पत्थर से कोई औजार बनाना होता था उसे एक हाथ में लिया जाता था और दूसरे हाथ से एक पत्थर को हथौड़ी जैसा इस्तेमाल होता था। इस तरह आघात करने वाले पत्थर से दूसरे पत्थर पर तब तक शक्ल निकाले जाते हैं जब तक वांछित आकार वाला उपकरण न बना लिया जाए। दूसरे तकनीक को दबाव सल्क तकनीक कहा जाता है। इनमें क्रोड के एक स्थिर सतह पर टिकाया जाता है और इसे क्रोड पर हड्डी या पत्थर रखकर उस पर हथौड़ी नुमा पत्थर से शक्ल निकाले जाते हैं, जिससे वांछित उपकरण बनाया जाता है। ये बोला जा रहा है कि किसी कठोर जगह पे जिस पत्थर का को आकार देना है उस पत्थर को किसी कठोर जगह पे रख दिया जाता था और उस पे किसी अनदर दूसरे पत्थर से हथौड़े की तरह चोट देके और उसमें आकार निकाला जाता था। तो ये दो तरीके से पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। आग की खोज। मानचित्र 2 में कुरनूला गुफा ढूंढे। ठीक है, कुरनूल की गुफा कहाँ है? तो मानचित्र 2 में हम चले और कुरनूल गुफा यहाँ पे है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे कि मैप में ये कुरनूल गुफा कहाँ पे है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्य के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए भी आग का प्रयोग किया गया होगा। आग से डराकर जानवरों को दूर भगाया जाता होगा। ठीक है, बदलती जलवायु। लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्र में घास वाले मैदान बनने लगे। बदलती जलवायु के कारण घास वाले मैदान बनने लगे थे। इससे हिरन, बारसिंगा, भेड़, बकरी और गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रहते थे। घास की तादाद बढ़ने लगी, जिसके कारण जो जंतु घास पे निर्भर रहते हैं उनकी भी तादाद बढ़ने लगी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे पेड़ पौधे होने लगे, जैसे जैसे घास की तादाद बढ़ने लगी, वैसे वैसे जो जानवर घास पे निर्भर होते थे, जैसे कि हिरन, बारसिंगा, भेड़, बकरी, ये इन सभी की भी तादाद बढ़ने लगी और ये लोग एक तरीके से ह्यूमन के फ्रेंडली होने लगे और
उसी कारण से मनुष्य भी उनको पालतू बनाने की मतलब सोच लाने लगा होगा, क्योंकि इन सभी जानवरों से कुछ खास खतरे मनुष्य को नहीं थे। इसी दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाएं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। और इसी दौरान में क्या हुआ कि जब यह जलवायु में चेंज हो रहा था, उसी बीच गेहूं, जौ और धान भी एक प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे, जिससे कि मनुष्य ने देखा होगा और अंदाजा लगाया होगा, या फिर उसको उसको चख कर देखा होगा, उसका यूज देखा होगा, और उसके साथ साथ उन्हें बटोरना भी मतलब इकट्ठा करना भी आरंभ कर दिया होगा। नाम और तिथियां। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उसके बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। तब जो शुरुआती के काल थे उसे वो पूरा पाषाण काल कहते हैं। यह दो शब्दों पूरा यानी कि प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य एवं उत्तर पूरा पाषाण युग। बोला जा रहा है कि जो पुराने जमाने के जो लोग थे, तो पुरातत्वविदों ने उन जमाने को पूरा पाषाण काल कहा है, यानी कि पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण यानी कि पत्थर। क्योंकि पत्थर का नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि पत्थर एक मुख्य साधन था लोग के जीवन का। क्योंकि पत्थर के यूज से ही वो किसी चीज को, किसी जानवर को मारते थे या शिकार करते थे, या फिर अपने कपड़े बनाते थे, या फिर किसी चीज को काटते थे। यानी कि पत्थर का बहुत बड़ा इस्तेमाल था, इसलिए उसे पूरा पाषाण काल पत्थर के नाम पे ही उस काल को दर्शाया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक को पाषाण काल ही नाम दिया गया है। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि पूरा पाषाण काल को भी 3 भाग में विभाजित किया गया है: मध्य, आरंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानियां इसी काल के दौरान घटित हुई। मानव इतिहास में लगभग 99% कहानियां पूरा पाषाण काल में ही घटित हुई, क्योंकि उसी समय जलवायु विकास हुआ, उसी समय पौधे का विकास हुआ, उसी समय जानवरों का विकास हुआ, उसी समय मानव का भी विकास हुआ। तो एक तरीके से माना जाएगा कि 99% कहानियां हमारी पूरा पाषाण काल की ही है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग में पर्यावरण में जो बदलाव हुए थे वो मध्य पाषाण युग में हुए थे। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना गया है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्रायः इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे हंसिया और आरी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की
शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा गया। लगभग 10,000 साल पहले जो युग था उसे नवपाषाण युग कहा गया। अध्याय में तुम नवपाषाण युग के बारे में पढ़ोगे। अगले अध्याय में नवपाषाण युग के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं। अगले अध्याय में तुम्हें अनेक नाम मिलेंगे। साथ ही वे यह भी सिखाने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते हैं और कब पककर तैयार होते हैं। जब जलवायु में चेंज आ रहा था तब अनाज का भी उत्पत्ति हुआ। अनाज का उत्पत्ति हुआ तो लोग अनाज भी बटोरने लगे। अनाज जब बटोरने लगे तो अनाज के बारे में जानकारी भी प्राप्त करने लगे कि हाँ, अनाज कब हो रहे हैं, कब वो पक के तैयार हो जाएंगे। इन सभी जानकारियों को वो इकट्ठा करने लगे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया और धीरे धीरे इन सभी को चीज को देखते हुए समझते हुए धीरे धीरे मनुष्य क्या करता होगा कि ये अनाज उगते कैसे हैं, क्या बीज होते हैं, इन सभी चीजों को उन्होंने सीख लिया, समझ लिया और खुद से खेती और अनाज उगाने लगे। शैल चित्रकला, इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। कुछ चित्र मिलती हैं गुफाओं से जो कि पुराने लोगों द्वारा बनाए गए होंगे। जैसे कि ये यहाँ एक चित्र मिल रहा है कि ये कोई जानवर है और ये कोई मनुष्य उसका पीछा कर रहा है, मतलब उसका शिकार करने के लिए। इसी तरीके के कुछ चित्र हमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिलती भी हैं। कौन क्या करता था? हमने पढ़ा कि आरंभिक लोग शिकार तथा फल मूल का संग्रह किया करते थे। वे पत्थरों और औजारों की गुफा में चित्र बनाते थे। क्या हमें कोई ऐसी साक्ष्य मिलते हैं जिससे पता चले कि महिलाएं शिकार करती थी या पुरुष औजार बनाते थे, या फिर महिलाएं चित्रकारी करती थी और पुरुष फल मूल इकट्ठा करते थे? वास्तव में हमें इसका ज्ञान नहीं है। हमें नहीं पता है कि शिकार कौन करता था, महिलाएं या पुरुष, औजार कौन बनाता था, महिलाएं या पुरुष, चित्र कौन बनाता था, महिलाएं या पुरुष। इसकी जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है क्योंकि उसकी कोई दस्तावेज नहीं मिली है हमें। लेकिन दो बातें हो सकती हैं, महिला और पुरुष दोनों मिलकर कई काम एक साथ किया होगा। यह भी संभव है कि कुछ तरह के काम केवल महिलाएं करती थी और कुछ केवल पुरुष। इसके अलावा उपमहाद्वीप के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं भी रही होंगी। भारत में शुतुरमुर्ग। भारत में पूर्वापाषाण युग के दौरान शुतुरमुर्ग होते थे। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल के शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिले हैं। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल में शुतुरमुर्ग के अंडे का अवशेष मिला है, इसलिए बोला जा सकता है कि भारत में शुतुरमुर्ग पहले से थे। इनके कुछ छिलके पर चित्रांकन भी मिलता है। इन अंडों से मनके भी बनाए जाते थे। शुतुरमुर्ग के अंडे इतने बड़े होते हैं कि जिनसे मनके भी बनाए जा सकते हैं। मनके मतलब हांडी, एक तरीके से समझा जाए तो। हुस्गी की सूक्ष्म निरीक्षण। मानचित्र 2 पर हुस्गी ढूंढिए। मानचित्र 2 पर हम हुस्गी ढूंढते हैं। मानचित्र 2 पे हुस्गी, ये रहा हुस्गी, है ठीक है। इस जगह पे है हुस्गी। इसको सारे जगहों को आप याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है देखते हैं। यहाँ पर पूर्वापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। हुस्गी में पूर्वापाषाण युग के कई पुरास्थल मिले हैं। कुछ पुरास्थलों
से अलग अलग कार्यों में लाए जाने वाले कई प्रकार के औजार मिले थे। इन पुरास्थलों से बहुत से प्रकार के औजार भी मिले हैं। ये संभवतः आवास और उद्योग स्थल रहे होंगे। कुछ छोटे पुरास्थलों में औजारों के बनाए जाने का प्रमाण मिला है। इनमें से कुछ पुरास्थल झरनों के निकट थे। अधिकांश औजार चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। जो भी औजार बनते थे, अधिकांश औजार जो है चूना पत्थरों से बनाए जाते थे। ठीक है। अन्यत्र में देखते हैं कुछ पॉइंट्स। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो। तो एटलस में पहले फ्रांस ढूंढ लेते हैं। एटलस में हम फ्रांस ढूंढते हैं। ये रहा हमारा फ्रांस। ये यहाँ हमारा इंडिया है और यहाँ है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस हमने ढूंढ लिया। आगे चलते हैं। यह चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। ये जो आपको चित्र दिख रहा है, यह फ्रांस में एक गुफा है, कोई वहाँ की चित्र है। इस पुरास्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की। ठीक है, इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्र हैं। इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गोंडा, रेडियर, बारहसिंगा, सुअर गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किए गए हैं। इन रंगों को लौह अयस्क, चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। अब वो हमें पूरी जानकारी नहीं है कि इन चित्रों को क्यों बनाया गया है, लेकिन हमें ये पता चलता है कि इन चित्रों को बनाया गया होगा। शायद शिकारी वर्ग के लोग बनाते होंगे जो शिकार पे जाते होंगे, या फिर अनुष्ठान वगैरह के लिए इन चित्रों को बना के वो अनुष्ठान करते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें लगता है कि आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।